जल्दी ही हमारा फिर से क्राइम पेट्रोल स्टार्ट होने वाला है। ओके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6397 देना तो ऑडिशन दीजिए, क्या फेस एक्सप्रेशन है, क्या सिचुएशन है। तो हम लोग उसी ऑडिशन के ऊपर देखते हैं, जैसे हमको थोड़ा समझ तक तो 45 सेकंड से 1 मिनट तक तो होना चाहिए। एक्शन हो गया, मेरे को 5000 दीजिए, 2000 दीजिए, पैसे नहीं देने। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज मैं आप सबके फेवरेट सेगमेंट रूबरू में फिर से आपके सबके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूं जो कि लखनऊ में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को कास्ट किया है, बहुत सारे प्रोडक्शन में काम किया है। चलिए हम आपको उनसे मुलाकात कराते हैं, जिनका नाम है पवनदीप सिंह, और आप लोग इनको प्यार से पीडी सिंह सर भी कह सकते हो। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्ट्रगलर पर। और हम शुरू करते हैं, अगर अपनी कहानी आप बात करना शुरू करते हैं तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को, कि वो आपको जान जाएं कि आपने कहाँ से की, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मतलब सब कुछ उनको अच्छे से पता चल जाए। हेलो, मेरा नाम पवनदीप सिंह है और मुझे सब लोग पीडी सिंह के नाम से जानते हैं लखनऊ में। और मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट कर रखे हैं, कास्टिंग, प्रोडक्शन एंड मैंने एक्टिंग में भी कर रखा है। मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। और मैंने स्कूलिंग अपनी सीतापुर से करी थी, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो मैंने +2 इंटर वहाँ से पास करी। उसके बाद मैं मेरठ चला गया बीएससी के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो 2 साल मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी, लेकिन 2 साल मैंने छोड़ दी इस लाइन की वजह से। अच्छा, मतलब एक्टिंग में आने के लिए? एक्टिंग में आने के लिए तो मैंने वो अपनी स्टडी छोड़ दी। और पिताजी मेरे फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और हमारी एक शॉप भी है स्टेशनरी की। तो पिताजी भी उसी पे बैठते हैं, बाकी फार्मिंग भी करते हैं और शॉप पे भी अपना बिजनेस खुद का है वो करते हैं। तो मतलब एक नॉर्मल फैमिली वाली बैकग्राउंड है, मतलब सब लोग नॉर्मल काम करते हैं जी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, हमारा दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता है कि आपने ये एक्टिंग और ये जो कास्टिंग की जर्नी है, इसमें कैसे आए, कैसे एंट्री किए, मतलब क्या रही इसकी पीछे की कहानी? असल में जब मैं इंटर तक पढ़ा हूँ तो मैं स्कूल में, अपनी स्कूल लाइफ में छोटे छोटे प्ले, डांस कंपटीशन जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी पे और बाल दिवस पे ये करता रहता था। मतलब बचपन से ही कीड़ा लग गया था? कीड़ा था हल्का, लेकिन उसको कीड़े को छेड़ने वाला कोई नहीं था। अच्छा। तो मैं बीएससी करने मेरठ गया, तो 2018 की बात है। हमारे भाई हैं एक पवन विक्रम नाम से, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ एफबी पे। वो मेरे भाई के दोस्त थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को भी शौक़ है इस चीज़ का, तो मेरे को भी ये करना है। तो वो लोग बॉम्बे में थे, तो हमारे घर के पास में ही रहते थे, लेकिन तो मैं उनको इतना जानता नहीं था। तो वो जब सीतापुर में आए तो मैं उनके घर गया। मैं मेरठ से आके उनके घर गया, पढ़ाई छोड़ दी मैंने। अच्छा, मतलब? हाँ, मैंने स्टडी अपनी छोड़ी। तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरे को कुछ प्लेस वगैरह के बारे में बताया कि मैंने उनसे पूछा कि मेरे को इसमें घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने थिएटर प्ले, तो मेरी हिंदी बहुत वीक थी तब। अच्छा। मैं आज भी फंस जाता हूँ थोड़ा हिंदी में कुछ वर्ड्स को लेके, तो हिंदी बहुत वीक थी। तो वो थोड़ा जो साहित्य हिंदी है उसके प्ले के उन्होंने मेरे को मोनोलॉग्स बताए कि ऐसे ऐसे ये करो। फिर मेरा दूसरे तीसरे दिन उनके घर जाना हो गया, तो मैं जाता रहता था। एक दिन धुआं मूवी का ऑडिशन चल रहा था 2018, शायद अगस्त का महीना था। होटल H3 अपना लाल कुएं पे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को उसका ऑडिशन का अपडेट दिया, तो मैं चला आया। अब मेरे को हिंदी तो आती नहीं थी। हाँ। या तो मैं मेरठ की लैंग्वेज बोलता था, क्योंकि उधर मैं हिंदी नहीं बोल पाता था, अपनी सीतापुर की लैंग्वेज, यहाँ क्या कहते हैं मेरठ की लैंग्वेज, यहाँ पूरी पंजाबी। ये अभी आपकी एक्टिंग की कहानी चल रही है? एक्टिंग से तो फिर मैंने पंजाबी के मोनोलॉग्स रेडी कर लिए। अच्छा। अब जब मैं होटल H3 पहुंचा तो ऑडिशन के लिए 4 लोग, जो कभी किसी कैमरे के आगे नहीं आया, हाँ। तो एक रूम के अंदर 4 लोगों के सामने, कैमरे के सामने मेरे को खड़ा कर दिया गया। आधी तो वहीं पे वो, और पंजाबी में डायलॉग्स, हाँ। हिंदी मूवी। हाँ। तो पहले तो उन्होंने इंट्रो पूछा, तो मेरे को प्रोफाइल, जो इंट्रो में प्रोफाइल देते हैं अपनी बॉडी प्रोफाइल, फेस प्रोफाइल, तो मेरे को वो देनी नहीं आती थी, क्योंकि कभी मैंने फर्स्ट टाइम लाइव में वो इंट्रो दिया, किसी ने मेरे को बताया भी नहीं इंट्रो ऐसे दिया जाता है। तो पहुंचा तो इंट्रो मेरा हल्का गड़बड़ हुआ, तो एक टांग कांप रही थी। ठीक है, मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। अच्छा। अब एसी चल रहा था, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे, मेरा फेस लाल। एक कोशिश करी रोकने की, फिर दोनों टांग कांपने लग गई। अच्छा। फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी मेरी हीट करने लग गई कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। फिर उन्होंने ऑडिशन के लिए बोला, इंट्रो चलो जैसे तैसे हो गया। फिर ऑडिशन भी मैंने पंजाबी में क्या बोला मेरे को कुछ पता नहीं लगा। मैं डरता डरता बाहर निकला, तो वहाँ पे मेरे को रवि श्रीवास्तव सर थे, तो वो मिले। तो उन्होंने बोला कि ओपन ऑडिशन हो रहा था रिवर फ्रंट पे, उन्होंने मेरे को बुलाया 1:30 बजे। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने फिर मेरे को बताया कि इंट्रो ऐसे दिया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को इंट्रो के बारे में बताइए, इंट्रो ऐसे दिया जाता है।
तो वो बोले कि हमको एक मूवी शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, तो उसमें आप करना है। ये 2018 की बात हाँ, चल रही है। 2018 की स्टार्टिंग अगस्त की बात है। तो ऐसे करते करते फिर फैमिली ऑफ ठाकुरगंज मूवी चल रही थी उस टाइम पे। फैमिली ऑफ ठाकुर, हाँ। अब मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है क्या नहीं। मेरा एक दोस्त जो मेरे को ऑडिशन पे मिला था, उसने मेरे को फ़ोन किया कि आ जाओ मूवी का शूट है। मेरे को लगा सिलेक्शन हो गया। मैं स्टार बन गया, मेरा सिलेक्शन। घर में खुशी कि लड़के का सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पहुँचे, गाना चला था, तो गाने में मैंने 4 दिन काम किया उसमें। वहाँ पे था कि जैसे थोड़ा होता है जूनियर्स के खाने को लेके अलग होता है, आर्टिस्ट का खाना अलग, टीम का एचओडी वगैरह खाना अलग। अब मेरे को वो चीज़ बुरी लगती थी। अब नॉलेज नहीं थी कि सही में अलग लगता है सबका, बट मैं गांव से आया कि ये भेदभाव हो रहा है ये तो वहाँ पे मेरी बहस हुई। तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा यहाँ खाना खाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा। आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, अच्छा आर्टिस्ट। ये तो फिर मैं जान गया कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है और आर्टिस्ट में क्या अंतर है उसमें, सीनियर में। तो उन्होंने वहाँ पे एक बंदे ने बोला थिएटर करो, तो मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो माँ वैष्णो चंद्रा अकेडमी खुली थी वेलिंगटन चौराहे के पास में। तो मैं मुंशी पुलिया रहता था, तो घर से जब मैंने स्टडी छोड़ दी तो पापा मेरे गुस्सा थे। उन्होंने बोला था कि घर से कुछ भी नहीं मिलेगा, खर्चा। अच्छा, मतलब पॉकेट मनी जो भी था, जो था यहाँ पढ़ाई करो तो मिलेगा, वहाँ रहोगे तो खर्चा मिलेगा, नहीं तो खर्चा नहीं दूंगा मैं। ठीक है। तो पैसा नहीं था, लेकिन थिएटर करने थी, जिद थी एक अंदर। अच्छा। तो मैं मुंशी पुलिया से वर्लिंगटन पैदल जाता था डेली। ओह माय गॉड, मतलब कम से कम 5 से 8 किलोमीटर है पड़ता है सेक्टर 12 से। तो मैं पैदल चलता था, सुबह 2-2.5 घंटे में पहुंचता था। फिर वहां से चलता था, पैरों में छाले पड़ जाते थे। तो 3 मंथ वो प्ले की रिहर्सल चली हमारी, 3 मंथ में कंटिन्यू चला। कभी कभी हमारे मामा के लड़के रहते थे, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब कोई नहीं करता जितना उन्होंने मेरा। बाहर रह के वो भी साथ में रुकते थे, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे करते करते प्ले हुआ, तो प्ले पे मैंने सबको बुलाया उसमें। अच्छा। बार को सबको। तो एक दिन में 2 प्ले होने थे। एक छोटा प्ले था, लगभग 35-40 मिनट का था, जो लड़कों ने ही रेडी किया था। और एक आक्रोश नाम का प्ले था, तो वो था। तो वो प्ले, एक प्ले तो हो गया, 10 बजे का टाइम हो गया था, तो बंद करवा दिया ऑडिटोरियम में। अच्छा। तो मेरा दूसरा प्ले जो था वो मेन था, जिसमें मेरा कैरेक्टर था अच्छा खासा। अब घर से ताऊ जी, बहन लोग, भाई, मम्मी पापा सब आए थे, उन सबको बुला। वो प्ले बंद हुआ तो मेरे वो बहुत तगड़ा झटका लगा। प्ले बंद हुआ कि प्ले रोक दिया गया था? अच्छा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। 10 बज गए थे। हाँ। और 10 बजे के बाद में अलाउ नहीं था। ओके। तब वो मेरे झटका, तो मैं समझो खून के आंसू रोया वो, क्योंकि मैंने घर से बुलाया था सबको। वो भी पहली बार, पहला प्ले मेरा घर से बुलाया कि घर वाले भी देखें कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है। तब मैं कई दिन, मतलब जैसे हल्की सी याद आती थी मेरे आंसू निकलने लग जाते थे। तो फिर मैं टूट गया, मैंने कहा यार नहीं करना है, अब घर चलता। फिर मेरा एक दोस्त था शिवराज, उसने मेरी बहुत सपोर्ट करी। उसने मतलब हर जगह पे वो यही कहता था कि पीडी तू कर सकता है, पीडी तू कर सकता है, मैं तेरे साथ में हूँ। तो करते फिर एक और प्ले हुआ, तो फिर मैंने घर पर किसी को नहीं, लखनऊ महोत्सव में प्ले था उसका लगा, तो मैंने किसी को नहीं बुलाया घर से, किसी को भी नहीं, मतलब खुद से किया जो भी था। किसी को पता भी नहीं लगा मैं प्ले कर रहा हूँ, घर से किसी को कुछ नहीं पता। फिर वो किया, फिर 1-2 प्ले मैंने और किए, करते करते फिर अब पैसा, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ वो, जिसकी ज़रूरत सबको रहती है। कोई भी जो सपोर्ट करा वो कितने दिन करेगा मेरी। हाँ। और ज़्यादा पैसों की सपोर्ट चाहिए थी मेरे को, क्योंकि बाहर रहना, रेंट, खाना पीना, आना जाना, जहाँ भी जाना रिहर्सल पे। तो मैंने फिर मानसी दी हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया। तो उनको मैंने कहा कि दी देखिए, यहाँ तो मेरे को ये लाइन छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आप मेरा सपोर्ट करिए। तो कुछ दिन तो रिप्लाई वगैरह नहीं आया। फिर अचानक से उनका मैसेज आया कि सावधान इंडिया चल रहा है, कास्टिंग करोगे। अच्छा, ये एक्टिंग से लाइन से आते आते अब उन्होंने कहा कि कास्टिंग करने की। हाँ, उनको पता था कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास में थिएटर के आर्टिस्ट भी हैं। मैंने कहा हाँ दी करूँगा। बोली आर्टिस्ट दे सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो मैंने कुछ 17-18 एपिसोड सावधान इंडिया के उनके साथ में कास्टिंग की 2018 में। हाँ, 2018 दिसंबर से स्टार्ट करी, मार्च तक मैंने कास्टिंग करी इसमें, 2020 के मार्च तक। तो साथ में फिर मैं प्रोडक्शन भी सीखने लगा, क्योंकि मैं सेट पर रहता था, उन्हीं के साथ में, टीम के साथ में रुकना, तो मैं प्रोडक्शन की भी नॉलेज मेरे को धीरे धीरे होने लग गई। तो फिर मैं बॉम्बे भी जाने वाला था। उसमें क्या, बॉम्बे निकल चलता हूँ, थोड़ा नॉलेज हो गई तो बॉम्बे में भी करता हूँ एक्टिंग लाइन का। कुछ बैकअप भी आ गया था मेरे पास में, क्योंकि सैलरी देती थी मेरे को। तो दोस्त थे मेरे साथ में जाने के लिए रेडी हुए कि चलो सब लोग मिलके हम लोग फ्लैट वगैरह जो भी लेके वहाँ पे रुक लेंगे। तो 2020 को 18 मार्च को मेरी रिजर्वेशन थी
मतलब लॉकडाउन लगने से 3 दिन पहले? 3 दिन पहले की है। और 15 तारीख को मेरी टिकट कैंसिल। ओए। फिर उसके बाद में 20 को मैं घर गया, फिर लॉकडाउन लग गया 22 को। हाँ फिर जून में जब खुला तो मेरे हाथ का ऑपरेशन हो गया, तो फिर तब तो जा नहीं सकता था बॉम्बे। फिर बाद में फिर से सावधान इंडिया आया, फिर से हाँ, उन्होंने फिर से एक बार लखनऊ में आया था। हाँ, तो 10 एपिसोड लेके आया, तो उसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाथ का ऑपरेशन हुआ था, ज़्यादा नहीं, 2-4 एपिसोड मैंने लास्ट के जो बचे थे वो किए। फिर करते करते फिर हमारे साथ में एक विकास राय भाई थे, जो फैमिली ऑफ ठाकुरगंज से मेरे को मिले थे। ओके। तो वो भी कास्टिंग करने लगे थे, वो भी साथ में आर्टिस्ट थे लेकिन कास्टिंग करने लगे वो। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, ग्रहण वेब सीरीज थी हॉटस्टार की। वही ना, मेरा इसी से दूसरा सवाल भी जुड़ रहा था कि अभी तक आपने कितनी वेब सीरीज या मूवीज की कास्टिंग की हाँ, थी? तो सब आ तो वही मैं वही हाँ कि एक बार आप इसका भी बारे में बता दो। हाँ, तो ग्रहण वेब सीरीज की कास्टिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास में पंजाबी आर्टिस्ट भी थे, तो उसमें ज़्यादातर मतलब जो 1984 में जो सिख दंगे वगैरह हुए थे, तो उसके रिलेटेड तो पंजाबी आर्टिस्ट लगने थे, सिख आर्टिस्ट। तो उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, तो ऑडिशन वगैरह सब कुछ करवाया उनके साथ में। फिर मैं सेट पर भी रहता था। फिर सेट पर रहने में उन्होंने मेरे को पगड़ी बांधने के लिए भी वहाँ पे, अच्छा, आप ही से कहा? हाँ, मेरे से बोल दिया, क्योंकि बॉम्बे से भी थे, गुरप्रीत भैया थे, तो उनके साथ में मेरे को भी बोल दिया कि उनकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि डे नाइट जब ड्यूटी लगती थी तो वो इतना लंबा नहीं जाग सकते थे। तो उसके बाद में वो कहते पगड़ी का भी काम मैंने किया। ये ठाकुर ऑफ फैमिली ऑफ ठाकुर से स्टार्ट हुआ था, ये ग्रहण वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पगड़ी बांधना भी स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में 14 फेरे, वो मैंने पीसी पिक्चर के साथ में वो भी कास्टिंग करी। अच्छा। ग्रहण भी उनके साथ में करी और 14 फेरे भी मैंने उनके साथ में करी, तो वो कास्टिंग भी करी। फिर उसके बाद में हमने मेरा रोजगार गाना किया प्रोडक्शन, पवन सिंह का गाना था, हिंदी गाना था मेरा रोजगार, तो वो प्रोडक्शन किया। उसके बाद में फिर एक गाना टी सीरीज में रिलीज हुआ अपना, मेरे भारत स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है, तो वो गाने का प्रोडक्शन हम लोगों ने देहरादून में किया। अच्छा, तो ये अभी 2018 से लेके 2022 तक? हाँ, 21 की बात है ये। 21 की, तो वो मैंने उसका फिर वो भी किया। फिर उसके बाद में एक रोजी मूवी आई थी यहाँ पे, अरबाज खान की। अच्छा, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन किया पूरा। हाँ, मतलब थोड़ा दिक्कतें हुई उसमें और टफ भी रहा, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो जिसने फिर हल्का तोड़ दिया। वहाँ फिर मैं टूटा। फिर मैंने सोचा कि यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब छोड़ देंगे लाइन? अब छोड़ दूंगा, क्योंकि घर से प्रेशर आ रहा था कि इतने साल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन घर से प्रेशर, हर एक चीज़ चलते चलते फिर मैंने कहा छोड़ देंगे। फिर मेरा दोस्त शिवराज, अच्छा, वही पुराना वाला, उसने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। फिर बोला नहीं पीडी, तू कर सकता है, जब इतना कर लिया है तूने तू कर सकता है। बाकी मैं नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करता रहा यहीं लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से सरजीत भैया उनके साथ में मैं लग के मैंने काफ़ी नुक्कड़ नाटक करे होंगे, स्ट्रीट प्ले, तो वो करता रहा। फिर जब इधर मैं टूटा, फिर उसने मेरा हौसला बढ़ाया, नहीं पीडी यार तू कर सकता है, हम भले ना कर पाए लेकिन तेरे अंदर है, तू कर सकता है। फिर थोड़ा सा अंदर आके यार जब इतना किए फिर और ट्राई करते। फिर मेरी बात हुई डिक्की सर के साथ में। डिक्की सर यहाँ के लखनऊ के लाइन प्रोड्यूसर है वो। तो उनसे मैंने बात करी, तो मैं उनको फ़ोन मैसेज करना स्टार्ट किया कि सर थोड़ा दिक्कत है, मेरे को अब काम चाहिए और मेरे को बड़ा काम करना है। तो कई दिन बीच में रिप्लाई आना नहीं आना बताता हूँ। तो फिर अचानक से उनका एक दिन मैं सीतापुर गया, तो सीतापुर का काम आया। स्टारडस्ट वेब सीरीज थी विक्रमादित्य मोटवानी जी की। तो वो सीतापुर में अनूप भाई थे हमारे, जो सीतापुर में देखते हैं। फिर उनके साथ में मेरे को डिक्की सर ने बोला कि सीतापुर का काम देख लो, तो 2 लोगों ने हमने वो पूरा काम देखा सीतापुर का। हाँ, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने भरोसा करके हम लोगों को सौंपा, तो वो पूरा काम अच्छे से गया। तो उनको और भरोसा हुआ हमारे ऊपर कि हाँ ये कर सकते हैं। ये तो जब इतना बड़ा काम किया तो मेरे अंदर भी आके, क्योंकि सीतापुर में प्रोडक्शन और कास्टिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। मैं रहता भले था, बट जब से हो संभाला तो मैं बाहर ही रहा हूँ। मेरे को अपने सीतापुर की मार्केट का भी नहीं पूरा पता कि क्योंकि वहाँ कभी रहे नहीं होंगे। हाँ, जब से मतलब इंटर के बाद में निकल गया मैं मेरठ से लखनऊ, तो उधर की गलियाँ। लेकिन तब भी मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, तो वो किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को रंगबाज वेब सीरीज थी, जो 3 आने वाली है, अभी आने वाली है। आने वाली है, तो उसका शूट चला था सीतापुर में ही। तो सीतापुर में पूरा प्रोडक्शन, वो प्लस जूनियर्स जो थे, तो वो पूरा मेरे को काम दिया उन्होंने, तो वो किया। फिर वो भी अच्छा निकला।
बट अभी इधर बीच में कुछ जैसे लॉकडाउन सेकंड थर्ड वेव के उसके चक्कर में, थर्ड फोर्थ वेव के चक्कर में फिर काम अभी थोड़ा कम हो गया। फिर मैंने अभी उसके बाद जब उधर नहीं था मूवी का, तो फिर मानसी दी ने फिर से मेरे को बुलाया क्राइम पेट्रोल के लिए, कास्टिंग के लिए। हाँ, क्योंकि क्राइम पेट्रोल यहाँ पे बहुत चल रहा है। हाँ, इस समय चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो उसके लिए मेरे को उन्होंने फिर क्राइम पेट्रोल में, अभी मैं कंटिन्यू क्राइम पेट्रोल ही कर रहा हूँ। तो 2 शेड्यूल हम लोग कर चुके हैं, 10 एपिसोड। अभी इधर फरवरी से लेके इधर तक 10 एपिसोड उसके कर चुके। फिर से आने वाली है टीम क्राइम पेट्रोल की। तो वही इसी से एक और, मैं सॉरी मैंने बीच में करूँगा, बस इसी से मेरे को एक और मिलता जुलता सवाल था कि जैसे आप कभी भी किसी वेब सीरीज़ या क्राइम पेट्रोल किसी भी सीरियल की कास्टिंग कर रहे हैं, तो एक एक्टर के अंदर क्या ऐसा देखते हैं कि उसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे तुरंत? असल में देखिए, सिलेक्शन कास्टिंग डायरेक्टर नहीं करता है। ओके। क्रिएटिव करता है, डायरेक्टर करता है। हमारा काम रहता है कि उसका मोनोलॉग्स लेके हम लोग भी देखते हैं कि क्या है उसका वर्क एक्सपीरियंस, क्या है उसके फेस एक्सप्रेशन क्या रहे। इतनी तो नॉलेज हो गई है कि जान जाते हैं कि आर्टिस्ट कैसा है, ये बात उसका मतलब इस लाइन को लेके बैकग्राउंड क्या है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि उसने काफ़ी एक्सपीरियंस हो। मोनोलॉग्स जो बनाता है उसमें देखते कि इसने उसको किस तरीके से लिया है। जो स्क्रिप्ट भेजते हैं हम लोग, हमारे पास में स्क्रिप्ट आई तो आर्टिस्ट को भेजते हैं कि ऑडिशन बना के दीजिए। तो हम लोग उसी ऑडिशन के ऊपर देखते हैं, जैसे हमको थोड़ा समझ में आया तो हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। मतलब क्रिएटिव को या डायरेक्टर को, वो जो भी है तो देखते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं उसका। ओके, ठीक है। तो अब यही है कि एक एक्टर का मतलब जो वो मोनोलॉग या आपकी जो स्क्रिप्ट रहता है वो जो भेजता है, तो उसका क्या सही तरीका क्या होता है? सही तरीका उसको आप समझिए पहले तो पूरा कि मतलब क्या है। आपको अगर कुछ नहीं उसमें सीन समझ में आ रहा कि सीन क्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे को पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं क्रिएटिव से आपकी बात करवा दूंगा, वो एडी से बात करवा दूंगा, आपको सीन समझा देगा, पूरा ब्रीफ दे देगा कैरेक्टर का कि ये चीज़ इस तरीके से अगर कॉस्ट्यूम आप पहन के कर सकते हैं, कैसे आप उस सीन को लीजिए, क्या कॉस्ट्यूम रहेगी। नॉर्मल अगर नॉर्मल कॉस्ट्यूम में देना है तो ऑडिशन दीजिए, क्या फेस एक्सप्रेशन है, क्या सिचुएशन है आपकी। ये चीज़ वो समझा देते हैं, तो हम भी समझा देते हैं। अगर मेरे को नॉलेज है उस चीज़ की तो वो समझाते थे, फिर वो उनका ऑडिशन बना के जब देते तो फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो सिलेक्शन वो करते हैं। ओके। तो एक जो मोनोलॉग होता है, जैसे अगर कोई सेल्फ मोनोलॉग भेज रहा है, जैसे वो आपको नहीं जानता, आपका नंबर उसके पास मिल गया, तो वो आपको अपना सेल्फ मोनोलॉग भेज रहा है, तो वो कितने मिनट का होना चाहिए? ये एक सिंपल सा, लोगों बहुत सारे लोग भेजते रहते होंगे। मेरे ख्याल से 1 मिनट तक तो 45 सेकंड से 1 मिनट तक तो होना चाहिए। 45 सेकंड से मतलब उतना आप देख सकते हो। उसके आगे फिर जैसे इतना लंबा नहीं देख सकते हम लोग, बहुत लंबा कि फिर तो एक स्टोरी हो जाएगी कि स्टोरी भेज रहा है। हमको उनका हिंट चाहिए होता है, उनके फेस एक्सप्रेशन देखने हैं कि उस लाइन को भी वो किस तरीके से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग के पास इतने सारे आते भी होंगे कि आप एक साथ मतलब कितना देखोगे, वो मेरे ख्याल से पता चल जाता होगा 30 सेकंड में। हाँ, वो चीज़ सेल्फ में, जैसे सेल्फ हमारे पास में आया तो हम लोग भेजते हैं, तो वो देखते फिर वो स्क्रिप्ट भी दे देते हैं। कुछ लोग तो सेल्फ से सिलेक्शन कर लेते हैं, नहीं तो वो स्क्रिप्ट भेजते हैं कि हमारे इस स्क्रिप्ट पे भी ऑडिशन बना के भेजिए आप। ओके, तो बहुत सही था। और एक सवाल ये था कि अगर जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे इस समय, अगर इनमें से किसी को कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो उनको वो क्या करना रहेगा कि वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाए? असल में आपके पास में आर्टिस्टों का डाटा होना चाहिए। ओके। अच्छा डाटा, अच्छे आर्टिस्ट का डाटा। मेन चीज़ कास्टिंग का मतलब वही है कि आपके ऊपर, आपके पास में डाटा होना चाहिए। कास्टिंग किसकी करवाएंगे? लोगों को जानते हो, मतलब लोगों को, अच्छे लोगों को जानते हो, आपके पास में अच्छे आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट जो भी वर्क अच्छा काम किए हों उनका डाटा, फ्रेशर, मतलब हर एक बंदे का हर एक अलग अलग कैरेक्टर का डाटा होना चाहिए, अलग अलग लुक का डाटा होना चाहिए आपके पास में। ये चीज़ रहती है। ओके, मतलब हमारे पास लोग हों या फिर बहुत सारे एक्टर्स को हम जानते हों, तभी हम एज अ कास्टिंग में एंट्री कर सकते हैं। तो एक और चीज़ थी, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, देखिए बहुत सारे लोग, आपको तो वैसे भी पता होगा, बहुत सारे लोग फ्रॉड कास्टिंग भी करते हैं। तो जो एक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, वो उन फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर या जो भी कह सकते हैं हम, उनसे कैसे बचें, या उनको पता कैसे चलेगा कि ये फ्रॉड है? पता, जैसे कुछ होता तो कुछ तो पैसे मांगते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए। आर्टिस्ट पैसे कमाने आया है, वही नाम कमाने आया है अपना, पैसे देने नहीं आया है। उसको पैसे मिलने चाहिए, वो मेहनत कर रहा है, पैसे मिलने चाहिए। हाँ, कार्ड वगैरह का कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कार्ड के नाम पर भी फ्रॉड करते हैं। आर्टिस्ट कार्ड में, हाँ, आर्टिस्ट कार्ड पर भी फ्रॉड करते हैं। तो इतना जरूरी नहीं, आप एक्टिंग देखिए उसकी। कार्ड बनने से क्या वो एक्टर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता ना। तो आप उसका मतलब अपना देखिए कि वो आपके जो मोनोलॉग्स है उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहा है अपनी। क्या बता रहा है, ना कि ये बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, मेरे को 10,000 भेज दीजिए, आपको मैं काम दूंगा।
मैं ये कर दूंगा, आपका सिलेक्शन हो गया, मेरे को 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, पैसे नहीं देने। हाँ, वही मैं भी यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता, जैसे मुझे यहाँ तक पता कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर आज तक कभी एक एक्टर से पैसे नहीं मांगता है। आप उनसे नॉलेज लीजिए, उनकी मतलब कंपनी के बारे में जानिए। हाँ। कि आपकी कंपनी क्या है, आप किसके कौन सा प्रोडक्शन है आपका जिसके थ्रू से आप कास्टिंग कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है, इन सब की जानकारी लीजिए, तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा क्या है उसमें फ्रॉड है क्या नहीं। आप इतना तो जान जाएंगे कि ये भी बात सही है। और कोई कास्टिंग डायरेक्टर पैसे नहीं मांगता है, कोई पास। तो यही था कि अगर मैंने बहुत सुना है कि लखनऊ में भी आर्टिस्ट कार्ड लोग मांग रहे हैं। हाँ। क्या ये सही है कि क्योंकि आप लखनऊ के हो, आपको ज़्यादा पता होगा। से तो अभी तक तो नहीं सही है। यहाँ पे जो कार्ड बन रहे हैं उनसे कुछ भी आर्टिस्ट को प्रोवाइड, कार्ड इसलिए होता है कि जैसे आप कहीं फंस जाए, नाइट में आप शूट से गए तो उस पर एक नंबर दिया होता है, हेल्पलाइन नंबर। हाँ, मतलब आप कहीं अकेले फंस गए, सेट से निकले, आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, आपको कुछ रहने की व्यवस्था नहीं हो रही, आप आउट ऑफ स्टेशन गए, तो कार्ड के जरिए से आपको उस चीज़ की व्यवस्था करवा सकते हैं। ओके। फंस रहे, आपका पैसा फंस गया है अगर, हाँ, तो उस चीज़ को पैसा दिलवाने, यूनियन का मेन चीज़ यूनियन होती है, कार्ड यूनियन से आप जुड़ते हैं, तो यूनियन मदद करती है कि आपका पैसा निकलवाने के लिए। ओके। ये चीज़, बाकी लखनऊ में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है, किसी को कार्ड बनवाने के बाद में कोई मतलब नहीं टाटा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बस एक दो सवाल और बचे हैं कि जैसे लास्ट सवाल है, जैसे हम लोग अभी इतनी देर से ये लोग देख रहे हैं, तो अब ये जानना चाहते हैं कि अगर आप कोई अपनी रिक्वायरमेंट भेजें या आपको कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो आप कहाँ पे वो अपलोड करते हैं? जैसे हमारे आर्टिस्ट के ग्रुप बने हुए हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर भी जुड़े, हमारे आर्टिस्ट भी उसमें जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में अपनी रिक्वायरमेंट बना के पूरी वो डालते हैं, और बाकी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टा पे स्टोरी, एफबी पे हम लोग पोस्ट करते हैं उन चीज़ों के। और बाकी आपका जो वेबसाइट है द स्ट्रगलर एक्टिंग हब, तो उस पर भी सब कुछ चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि रिक्वायरमेंट आई है। अच्छा, ये चीज़ है। तो यहाँ से आप लोग जाके आप डायरेक्ट इनको अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है सर को। तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रोफाइल शेयर करना। सर, क्या अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहेंगे? या 6397638477। आई होप आप लोग को नंबर सुनाई दे दिया होगा या स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना और डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हो वैसे भी। और सर, एक दो सवाल बचा था, जैसे कि जो बच्चे या जो एक्टर्स सेलेक्ट होते हैं उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ही? नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सिलेक्शन तभी होता है जब वो ट्रेंड एक्टर हमारे पास में पहुंचता है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग नहीं है, जैसे बाकी सिलेक्शन होने के बाद में हम लोग कैरेक्टर की ब्रीफ दे सकते हैं, हम दे देंगे, क्रिएटिव दे सकता है, एडी दे सकता है कि आपका कैरेक्टर ये है। हाँ, यहाँ जैसे बड़ा कैरेक्टर तो कई लोग होते हैं प्रोडक्शन वाले, जहाँ कास्टिंग वाले, तो वो रिहर्सल भी करवा देते हैं कि आगे सेट पे कैमरे के सामने हमको कोई दिक्कत ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, हम कट टू कट अपना टाइमली क्या कहते हैं कैरेक्टर को निकाल सके, सीन को निकाल सके, हमारा टाइम बचे, ये चीज़ होती है। ओके। और एक एक्टर को पेमेंट कैसे मिलती है? ये बहुत ही मतलब बड़ा सवाल है लोगों के लिए कि पैसा कैसे मिलेंगे। देखिए, पेमेंट के दो जरिए हैं इसमें, या तो जिस कंपनी के साथ में, जैसे बॉम्बे से कंपनी आई, जो भी है, प्रोड्यूसर या अकाउंटेंट की तरफ से डायरेक्ट पेमेंट। ओके। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो पेमेंट उनसे या कमीशन के तरफ, अपनी जो फीस है वो कमीशन लेते हैं कि मेरी 20% कमीशन रहेगा, मेरे को जब पेमेंट आ जाए तो दे दीजिए। और नहीं तो कुछ जैसे कास्टिंग डायरेक्टर के पास में पेमेंट जाती है तो 20% जो भी अपना 20, 10, 15, 20 अपना अपना जिसका जो बनता है, उस हिसाब से वो अपना कमीशन कट करके आर्टिस्ट को पेमेंट कर देता है। ओके, मतलब आर्टिस्ट से नहीं लेता है? हाँ, आर्टिस्ट से नहीं लेता। हम लोग क्या कहते हैं, जो कंपनी हम लोगों का पहले रहता है, जैसे आर्टिस्ट का सिलेक्शन हुआ तो आर्टिस्ट से बता देते हैं कि जो पेमेंट मिलेगी आप अपना डिस्कस करिए ईपी से, प्रोड्यूसर से, तो जो पेमेंट आपकी रहेगी उसका 20% मेरा, 15% मेरा, 25% मेरा। ये सब चीज़ें देख के फिर वो अगर भेजता है वो भेजता है, नहीं तो हमारे पास में आते तो 20%, 25% जो भी बनता है हमारा जेन्युइन, तो वो उनको काट करके हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो बस ये इतने ही सवाल थे। वैसे लास्ट सवाल एक है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। तो कुछ वेब सीरीज और मूवी भी आने वाली है, बट जल्दी ही हमारा फिर से क्राइम पेट्रोल स्टार्ट होने वाला है। ओके, मतलब अगर क्राइम पेट्रोल में अगर काम करना चाहते हैं आप लोग तो सर को आप ज़रूर मैसेज करना। ओके,
अब मतलब अपनी प्रोफाइल शेयर करना, मैसेज क्या मतलब, मैसेज वैसे भी लोग बहुत कम देखते हैं, आप डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं सर को। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा और कहना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं तो वो जैसे रिक्वायरमेंट में डालता हूँ, जैसे मैंने फीमेल की डाली 20 से 30 तक, तो उसमें मेल भी, अच्छा, बच्चे भी, 50 साल के भी, हाँ। ठीक है, 60 साल के भी, 25 साल के भी, जो मतलब जो मैंने रिक्वायरमेंट भेजी उसके अलावा अलग वो अपने मैसेज, अपनी प्रोफाइल, ऑडिशन भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जिनका सिलेक्शन होना होता है वो आर्टिस्ट नीचे चले जाते हैं। ये तो हम लोगों को दिक्कत होती है आर्टिस्ट को ढूंढने में। मेरे को फीमेल चाहिए 20 से 25 की, 20 से 30 की बीच की, बट मैं 50 साल के मेल देख रहा हूँ, 50 साल की उसमें फीमेल टाइम पड़ी, वेस्ट होता होगा। तो हम लोग इसकी वजह से कई मैसेज देख ही नहीं पाते। हाँ, ना फिर वो लोग कहते हैं कि रिप्लाई दीजिए। जब आपकी रिक्वायरमेंट में आप फिट होंगे तो मैं ऑटोमेटिक आपको मैसेज करूँगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करिए, जो रिक्वायरमेंट है आपकी आप उसी के अकॉर्डिंग भेजा करिए अपनी प्रोफाइल, जिससे जिनका सिलेक्शन होना है उनका हो, ठीक है, जिनका मतलब लुक और जो एज जा रही है उनका मैं करवा सकूँ, उनका मैं प्रोफाइल डाटा आगे भेज सकूँ। ना कि आप लोगों ने सबने भेज दिया, मेरे पास में हज़ारों मैसेज पड़ गए। ये तो है। तो जिनका भेजना वो भी नहीं, मैं उनका भी भेज नहीं पाया, उनके भी मैसेज सीन नहीं कर पाया। तो प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना था। वही लास्ट सवाल ये था कि क्या आप हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे जो एक्टर्स हैं, इनको अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहते हैं? टिप्स, मेहनत करिए आप, अपना जो ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजते उसको समझ के अच्छे से ऑडिशन बना के भेजिए। और नहीं कुछ चीज़ समझ में आती, आपको हक है पूछना कि ये सीन क्या है, बिल्कुल। इसमें मेरे को किस अकॉर्डिंग ऑडिशन बनाना है, मैं कॉस्ट्यूम कैसे रखूं, ऑडिशन में कॉस्ट्यूम रखूं कि नहीं रखूं, पूरी अपनी सीन की नॉलेज लीजिए, फिर आप ऑडिशन बनाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से ऑडिशन बना के भेजिए। ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने बताया कि कास्टिंग वाले को परेशान मत करिए। ये सारी कास्टिंग डायरेक्टर्स की मतलब सबको दिक्कत ही होती है। रिक्वायरमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग जरूर भेजिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। रिक्वायरमेंट नहीं है आप मत भेजिए। जी, जब आपका समय आएगा तो आपको काम मिलेगा। बिल्कुल, ये तो होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, और आई होप आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी पवनदीप सर से, और इसी तरीके से हम और भी लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपने भी कुछ सुना? हाल ही में मैं अपने मुंबई बेस्ड तमाम दोस्तों से बात कर रहा था, तो पता चला कि वहां पे एक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, ओके, जहां पे उनको डेली ऑडिशंस अपडेट मिलते हैं। लेकिन शिकायत इस बात की है कि मेजॉरिटी ऑफ कास्टिंग कंपनी फेक होती है या फिर रिपीटेड रिक्वायरमेंट्स अपलोड करती है, और बदले में उनसे 500,000 रुपए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन ऐंठ लेता है, वरना उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देता है। बहुत ही बुरा है। क्या आपने द स्ट्रगलर टैलेंट हब ट्राई किया है, जहां पे कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपको जेन्युइन फ्री ऑडिशंस अपडेट देते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, सब्सक्राइब करिए।